हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम डिस्कस करेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसमें रंध्र की क्या भूमिका है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस सभी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये हमारा रहेगा वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या है। तो पौधे के वायवीय भाग से, यानी जो पौधे का वह भाग जो वायु में उपस्थित हो, पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प में बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखते हैं यहाँ पे, वाष्पोत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे के हवाई भाग से जल वाष्प में बन करके उड़ जाता है या नष्ट हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सीधा सा डिफिनेशन यह होगा कि पौधे के वायवीय भाग से, यानी पौधे का वह भाग जो वायु में उपस्थित है, उस भाग से जल का वाष्प में बनकर उड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशंस है, पौधे जो होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं, मुख्य रूप से यह मूल रूम के द्वारा होता है। पौधे जल का अवशोषण मूल रूम के द्वारा करते हैं। जितना जल अवशोषित होता है उसका केवल कुछ प्रतिशत ही पौधे अपने जैविक प्रक्रिया में यूज करते हैं और शेष 90% जो जल होता है, यानी 90% जो जल होता है, वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प बनकर के बाहर उड़ जाता है। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखना चाहेंगे तो इस प्रकार होगा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है कि पौधे के वायवीय भाग से जो पौधे का वह भाग जो वायु में है, उसके द्वारा जल वाष्प में बनकर जो उड़ता है, उसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि यह एक पौधा है। पौधे का अगर वाष्पोत्सर्जन आपको देखना है प्रैक्टिकली रूप में, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पौधे का कोई भी भाग आप किसी पॉलीथीन से कवर कर लीजिए। पॉलीथीन से कवर करने के बाद 1-2 घंटे के बाद इसका अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि पॉलीथीन के आंतरिक भाग में जल की बूंदें आपको दिखाई देंगी जगह जगह। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल यहाँ पे इकट्ठा दिखाया गया है। नीचे जो जल है, यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल है वह पौधे के यह वायवीय भाग है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और जो जल है वाष्प बन करके पॉलीथीन से टकराने के बाद इसमें जल की बूंदें जगह जगह दिखाई देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं। एक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो पत्ती में रंध्र होते हैं उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जो पत्ती की जो त्वचा होती है, जो पौधे की त्वचा होती है, जो बाहरी उपचर्म होता है, उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और एक होता है वातरंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और जो वातरंध्र के द्वारा होता है उसको हम वातरंध्रीय या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। और जो त्वचा का जो बार्क होता है, जो पौधे का जो त्वचा होता है, यानी जो बार्क होता है, उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम त्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। यह स्टोमेटल ट्रांसपिरेशंस है, यह लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस, और इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। 90% वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती हैं वह इसके द्वारा होती हैं, रंध्र के द्वारा। 90% वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होती हैं। और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन जो वातरंध्र होते हैं उसके द्वारा होता है। लगभग 1% से भी कम वाष्पोत्सर्जन जो होता है वातरंध्र के द्वारा होता है। और 99% वाष्पोत्सर्जन जो होता है
यह त्वचा वाष्पोत्सर्जन यानी जो क्यूटिकुलर होता है उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह 9% के आसपास होता है। तो सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वह रंध्र के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन 90%, और 1% से भी कम वाष्पोत्सर्जन जो होता है वात रंध्र के द्वारा होता है, और लगभग 90.5% वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह त्वची वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह देखेंगे। सेलुलर कारक, वातावरणीय कारक, सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान, रोशनी, वायु और भी कुछ कारक हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो वाष्पोत्सर्जन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पानी की उपलब्धता किस तरह से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, पत्तियों की सतही क्षेत्रफल किस तरह से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, और रंध्र का खुलना तथा बंद होना यानी स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना यह वाष्पोत्सर्जन को किस तरह से प्रभावित करता है यह देखेंगे। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है और एक निष्कर्ष देखेंगे। इस फिगर से हम क्लियर कर सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो है वह किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पौधा है, पौधा में सबसे पहले जो जड़ों के द्वारा जड़ का वह भाग यानी मूल रूम के द्वारा जो होते हैं जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे में उपस्थित जड़ का अग्रस्त भाग होता है मूल रूम के द्वारा पौधे जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण करने के बाद जो जल होता है जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जो जल आवश्यकता से अधिक होता है वह वाष्प बन करके यानी पौधे का जो वायवीय भाग है, जो वायु में भाग है, पत्ती, तना इत्यादि यानी जो भाग वायु में है, इसके द्वारा जल वाष्प बनकर उड़ता है, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन इससे पहले हम बताएं कि 3 प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यह 90% होता है। यह पौधे के रंध्र से पानी का वाष्पीकरण होता है। जो पौधे की पत्ती होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह सबसे अधिक होता है, 90% होता है। पत्तियों की सतह के पास का पानी वाष्प में बदल जाता है और रंध्र के खुल जाने से यह जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखेंगे। दालें, शाखाएं और टहनियों की छाल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पौधे की मसूर की दाल से पानी का वाष्पीकरण लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के रूप में जाना जाता है। मसूर जो दलहनी फसलें होती हैं, मसूर के सभी पौधों में मौजूद नहीं होते, मसूर सभी पौधों में नहीं होते हैं। दाल के माध्यम से पानी की एक न्यूनतम मात्रा खो जाती है। इस पर त्वची वाष्पोत्सर्जन देखेंगे। त्वची वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन पौधे के छल्ली से बना वाष्पीकरण है। छल्ली पौधे की पत्तियों की सतह पर एक मोमी आवरण होता है, यानी जो तना होता है उस पर एक आवरण होता है। पत्तियों से लगभग 5 से 10% पानी त्वचीय वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नष्ट होता है। यानी जो त्वचा होता है पौधे का उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसी को हम त्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 5 से 10% तक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इसके द्वारा होती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो रंध्र जो होते हैं वह दिन में खुलते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कैसे खुलते हैं? रंध्र के खुलने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। तो पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता में कमी आती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का पीएच मान बढ़ जाता है। द्वार कोशिकाओं का पीएच मान बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ते ही मंड परिकल्पना के अनुसार, मंड हाइपोथेसिस के अनुसार जो स्टार्च होते हैं यानी जो मंड होते हैं वह शर्करा में बदल जाते हैं।
शर्करा में जब यह बदल जाते हैं तो द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वह बढ़ जाता है और जो रंध्र होते हैं वह स्फीति अवस्था में आ जाते हैं यानी स्फीति दाब बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है रंध्र स्टोमेटा ओपन यानी रंध्र खुले हैं और यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज रंध्र बंद है। तो किस तरह से ये खुलते हैं और बंद होते हैं। सबसे पहले यह जो रंध्र है ये रंध्र यहाँ पे ओपन दिखाया गया है और इसके चारों तरफ जो सेल है उसको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं या फिर गार्ड सेल कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संसरण होता है तो प्रकाश संसरण होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती से प्रकाश संसरण की प्रक्रिया में यूज कर ली जाती है जिसके कारण पीएच मान जो होता है वह बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ जाता है। पीएच मान के बढ़ जाने के कारण जो शर्करा होता है जो पत्ती में शर्करा स्टार्च बने होते हैं वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पत्ती में स्टार्च है वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण द्वार कोशिकाओं का जो परासरण दाब है द्वार कोशिकाओं का यह जो द्वार कोशिकाएं हैं इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दाब है परासरण दाब में वृद्धि हो जाती है और जो द्वार कोशिकाएं हैं द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आ जाती हैं। स्फीति अवस्था परासरण दाब के बढ़ने के कारण ही द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में आ जाती हैं और जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। रंध्र खुल जाते हैं और रंध्र के खुल जाने से जो जल होता है वह वाष्प में बन करके बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब अंधकार यानी रात्रि के समय जब प्रकाश नहीं होता है तो उस समय रंध्र बंद होते हैं। उस समय रंध्र इसलिए बनते होते हैं क्योंकि प्रकाश के अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती और पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पत्ती में CO2 की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण जब पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो उस समय पीएच मान जो होता है उसमें कमी आती है। पीएच मान में कमी आती है। पीएच मान में कमी होने के कारण जो शर्करा होते हैं जो दिन के समय जो ग्लूकोज बने हुए हैं वह मंड में परिवर्तित हो जाते हैं और मंड में जब यह परिवर्तित होते हैं तो परासरण दाब में कमी आ जाती है। परासरण यानी ऑस्मेटिक प्रेशर जो है उसमें कमी आती है और बाह्य परासरण हो जाता है। बाह्य परासरण होने के कारण जो द्वार कोशिका है जो गॉड सेल है यह स्फीति अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। स्फीति अवस्था में आने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं। इस तरह से स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय स्टोमेटा क्या होते हैं बंद होते हैं। यानी दिन में जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया होती है और रात में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो उस समय स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोसर्जन नहीं होता है। इसी कारण दिन में वाष्पोसर्जन रंध्र के द्वारा अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि दिखाया गया है स्टोमेटा बंद होने की प्रक्रिया यानी अंधकार में क्या होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और पीएच मान कम हो जाता है। इसी समय शर्करा जो होता है ग्लूकोज जो दिन के समय बना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह मंड में बदल जाता है और परासरण दाब में कमी आ जाती है और बाह्य परासरण हो जाता है और स्फीति दाब में कमी आती है। इसी कारण जो रंध्र होते हैं वह बंद हो जाते हैं और वाष्पोसर्जन रुक जाता है। वाष्पोसर्जन का क्या महत्व है। वाष्पोसर्जन में रंध्र का क्या महत्व है यह देखेंगे। 90% वाष्पोसर्जन जो होता है वह रंध्र के द्वारा होता है यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। जल की कमी होने पर रंध्र बंद होकर के अथवा धंसे होने से वाष्पोसर्जन का दर कम होता है। यानी जब जल की कमी होती है पौधे में तो उस समय रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोसर्जन को कम कर देते हैं। रंध्र के द्वारा ही यानी जो स्टोमेटा होते हैं जो पत्ती की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं इसके द्वारा ही गैसों का विनिमय होता है यानी प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन की प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण में बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती हैं रंध्र के द्वारा ही पत्ती में प्रवेश करती हैं और जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण में वह रंध्र के द्वारा ही बाहर निकलता है। और श्वसन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस ली जाती है बाहरी वातावरण से और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है वातावरण में तो यह सभी गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा ही होता है। यानी रंध्र के द्वारा वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया होती है साथ साथ गैसों का आदान प्रदान होता है। इससे कारण प्रकाश संश्लेषण
और श्वसन पौधों में हो पाता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे अब। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, सेलुलर कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कोशिकीय कारक क्या है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह निम्नलिखित प्रकार के हैं। पत्ती के उन्मीकरण एक है। संयंत्र की जल की स्थिति, यानी पौधा अगर ऐसे स्थान पर है जहाँ पर जल अधिक मात्रा में उपस्थित है, यानी जल जो है वो उपस्थित है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र होगी। अगर जल अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र होगी। अगर पौधा ऐसे स्थान पर है जहाँ पर जल की कमी है तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का जो दर है वह कम होगा। पत्ती की संरचनात्मक विशेषता, अगर पत्ती का आकार छोटा है तो उसमें रंध्र की संख्या कम होगी। जब रंध्र की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अगर पत्ती का आकार बड़ा है तो उसमें रंध्र की संख्या बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, अधिक संख्या में होगी, और इसी कारण वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। वातावरणीय कारक जो है वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक है वह है रोशनी यानी लाइट, नमी, तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवा की गति इत्यादि जो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तापमान के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा, यानी वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अगर वायुमंडल में अधिक होगी यानी नमी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अगर आर्द्रता कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन का दर जो होगा वह बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे हम हवा। हवा अगर वायु की गति तीव्र होगी तो वायु गति तीव्र होने से जो पत्ती के चारों तरफ जलवाष्प की मात्रा है, तीव्र होने से या जलवाष्प की मात्रा यानी जो नमी है वह दूर हट जाएगी और वाष्पोत्सर्जन उस अवस्था में अधिक होगा। तो यह सभी कारकों का हम डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रभावित करते हैं, यानी सापेक्षिक आर्द्रता यानी आर्द्रता, यानी जो वायुमंडल में नमी है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। अगर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी यानी नमी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अगर आर्द्रता यानी वायुमंडल में जो नमी है वह कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। नमी के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन कम होता है और नमी के घटने से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन किस ऋतु में होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन जो होता है गर्मी के मौसम में होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प की मात्रा यानी नमी की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसीलिए गर्मी के मौसम में होता है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह बरसात के समय होता है, क्योंकि बरसात में वायुमंडल में नमी अधिक हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन उस समय कम होता है। तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन बरसात के समय होता है, उसके बाद जाड़े के मौसम में, और सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह गर्मी के मौसम में होता है। तापमान के बढ़ने से जो वाष्पोत्सर्जन है वह बढ़ जाता है। उच्च तापमान पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाता है और अंधेरे में भी रंध्रों को खोल देता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ जाता है। यानी तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता जो आर्द्रता है तापमान के बढ़ने से वह कम हो जाएगी। रोशनी यानी प्रकाश, रंध्र दिन में खुलते हैं और अंधेरे में बंद हो जाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन का दर सीधे अनुपातिक होता है। यानी प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन तीव्र होगा। अगर प्रकाश मंद है, प्रकाश की क्वालिटी लो है, तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन कम होगा और प्रकाश की अनुपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वायु, यदि हवा स्थिर है तो वाष्पोत्सर्जन दर कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन के अंगों के आसपास जमा हो जाता है और हवा के प्रसार दबाव की कमी को कम कर देता है। यदि हवा चल रही है तो पत्तियों के आसपास की संतृप्त हवा हट जाती है और वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। यानी हवा जब चलता है तो पत्ती के आसपास की जो नमी है वो कहीं ना कहीं दूर हट जाती है और कम हो जाती है, इसी कारण वाष्पोत्सर्जन उस अवस्था में अधिक होता है। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और वायु गति कम होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होगा।
पानी की उपलब्धता, वाष्पोत्सर्जन की दर मिट्टी से जड़ों द्वारा जल के अवशोषण के समानुपाती होता है। जल के अवशोषण में कमी के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। यानी पानी की अनुपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम होगा और पानी की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। पत्ती के सतही क्षेत्रफल, जैसा कि बताया गया है कि अगर पत्ती का आकार बड़ा है तो उसमें रंध्र की संख्या अधिक होगी, रंध्र की संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। और पत्ती का आकार छोटा है तो उसमें रंध्र की संख्या कम होगी और वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन का महत्व देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पौधे होते हैं वह निम्नलिखित वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। देख लेते हैं क्या क्या इसका महत्व है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के विभिन्न भागों में पानी और खनिज के संचालन में मदद करता है। पौधे शरीर के पानी के निरंतर उन्मूलन कारण पौधे के भीतरी पानी का संतुलन बना रहता है। इसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं पौधे के तापमान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। परासरण को बनाए रखता है और कोशिकाओं को कठोर रखता है। एक चूषक बल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है, जो पौधे के पानी को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा किसी प्रकार जो जल अवशोषण होता है उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक चूषक बल जो होता है वह बन जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और पत्ती और जाइलम के द्वारा जो जल होता है वह ऊपर की तरफ जाने लगता है। यह कोशिकाओं की तीक्ष्णता को बनाए रखता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन इष्टतम वाष्पोत्सर्जन की पौधे की उचित वृद्धि में भी मदद करता है। एक पेड़ का शीतलन प्रभाव उसकी पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण के कारण ही होता है। जब हम गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहाँ का जो शीतलन की प्रक्रिया है आसपास के वहाँ इलाके से अधिक होता है। तो किसी पौधे के नीचे हमें शीतलता का अनुभव इसी कारण होता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल होता है वह लगातार वाष्प बनकर उड़ता रहता है और इसी कारण पौधे के नीचे शीतलता महसूस होता है, शीतलता प्राप्त होता है लोगों को। अब बात करेंगे हम लोग वाष्पोत्सर्जन से हानियाँ, यानी वाष्पोत्सर्जन से क्या क्या हानियाँ हैं। पौधों द्वारा अवशोषित कुल जल का 97% जो जल होता है वह वाष्प बन करके उड़ जाता है। यह वाष्पोत्सर्जन यानी आवश्यकता से अधिक जल का वाष्प में बनकर उड़ना, यह एक वाष्पोत्सर्जन से जो पौधे होते हैं उनको यह समस्या होती है, यानी जो जल होता है बहुत अधिक मात्रा में वाष्प बन करके उड़ जाता है। दूसरी हानि है वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता से कभी कभी मृदा से जल की कमी हो जाती है और पौधे सूखने से नर्म ऊतक जो होते हैं उनको हानि होती है। यानी वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता से मृदा से जल की कमी हो जाती है, मृदा में जल की कमी हो जाती है और जो ऊतक होते हैं वह क्षतिग्रस्त होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर तीव्र होने से पौधे में अस्थायी म्लानी हो जाती है। यानी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जो पौधों में खास करके गर्मी के मौसम में जब पौधों एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी प्लांट लगा हुआ है तो उस पर सिंचाई करने के बावजूद भी दोपहर के समय जब वाष्पोत्सर्जन तापमान बहुत अधिक होता है और वायु की गति भी वो इतनी तीव्र होती है कि वाष्पोत्सर्जन इतनी तीव्र गति से होता है कि उतनी तीव्र गति से पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते और पौधे अस्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। इसी को हम कहते हैं अस्थायी म्लानी। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण यह होता है, यानी पौधे जो होते हैं टेम्पररी रूप से अस्थायी म्लानी यानी अस्थायी रूप से मुरझा जाते हैं और संध्या के समय पौधे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से यह भी एक समस्या है। बहुत से मरुद्भिद पत्ती तथा तने में रूपांतरित वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ पेड़ आदि वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों के गिरने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दे उसे हम प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं, यानी एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, अगर पौधे पर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एब्सिसिक अम्ल जो होता है
यह भी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। और ऑक्सैलोएथिलीन भी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक अम्ल और ऑक्सैलोएथिलीन, यह एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, यह प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ है। अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति में पौधे की कोशिकाओं में अतिरिक्त पानी जमा हो जाएगा और अतिरिक्त पानी जमा हो जाने के कारण जो कोशिकाएं हैं वो फट सकती हैं, यानी कोशिकाएं फट सकती हैं और कोशिकाओं जो ऊतक हैं वह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन एक जरूरी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन पौधों की एक ज़रूरी प्रक्रिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।